साथियों, आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। गलती किसी और की और भरपाई किसी और को करनी पड़ी। एक बार क्या हुआ, एक था जीजू, ये सरकारी सेवक था। इसने क्या किया कि कुछ फंड्स को ड्रॉ किया, ये सरकारी फंड से, और इसको ड्रॉ करने के लिए इसने फर्जी वाउचर बनाए और जो अमाउंट था वो ट्रांसफ़र कर दिया अपनी साले के खाते में। और अल्टीमेटली इस मामले की जांच हुई तो मालूम पड़ा कि जीजा और साली जो है मिला-भगती किए हुए हैं। जीजा ने बतौर लोक सेवक फर्जी वाउचर बनाए, सरकारी फंड से पैसों को विड्रॉ किया, अपनी साली के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और इन दोनों ने मिलके पैसों का गबन किया। इन दोनों के ऊपर एफआईआर हुआ और सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी का चार्ज इन पे लगाया गया और इसके साथ साथ धारा 12 पीसी एक्ट को जोड़ा गया। इसके अलावा धारा 66 सब क्लॉज सी, धारा 66 सब क्लॉज डी, आईटी एक्ट को भी जो है एड ऑन किया गया। इस मामले में जो एप्लीकेंट साली साहिबा है इसको भी गिरफ्तार किया गया। उनका तर्क ये था कि इस मामले में जो है मुझे झूठा फंसाया गया है। अब ये पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि वाई शी इज़ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। उनका कहना ये कि मैं लोक सेवक नहीं हूँ, जो मेरे जीजू हैं वो लोक सेवक हैं और वो ऑफिशियल हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने फेक वाउचर बनाए, तो मैंने कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है तैयार नहीं किया। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने फंड्स को ड्रॉ किया, उक्त काम मैंने नहीं किया। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने इस फंड को मेरे खाते में ट्रांसफ़र किया। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि गलत रूप से कोई अमाउंट मेरे खाते में आया है तो मैंने तुरंत जो है ये अमाउंट रिफ़ंड कर दिया है। तो ऐसे सिनेरियो में मेरा जो कॉन्डक्ट है वो अपैरेंटली क्लियर है कि मेरे पार्ट पे कोई भी इल इंटेंशन नहीं है। कई बार ऐसा हो रहा था कि हमारे जो रिलेटिव हैं वो हमसे कहते हैं कि भाई अपने खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र ले लो और हमको जो है कैश दे दो। ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप कोई ऐसा पैसा अपने खाते में ले रहे हैं जिसका कोई भी जस्टिफिकेशन आपके पास में नहीं है, खुदा ना खास्ता कार्रवाई होगी साइबर लॉ में या इनकम टैक्स में या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो आपको जो है परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। अब जो ये लेडी है इसका कोई फॉल्ट नहीं है, पर चूंकि उसका वो था जीजू, उसने कहा अमाउंट ले लो ट्रांसफ़र, इसने अमाउंट ट्रांसफ़र ले लिया, तो अल्टीमेटली एक एंट्री के बेसिस पे जो है इन्हें मुलजिम जो है बना दिया गया। दूसरा कॉन्टेंशन ये था इनका कि मैं जेल में हूँ 18 जुलाई 2025 से। तीसरी बात, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कस्टोडियल इंट्रोगेशन। चौथी बात ये थी कि जो बेल की कंडीशंस हैं वो मैं रेडी एंड विलिंग हूँ टू कंप्लाई। इसके अलावा सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 BNSS की जो कंडीशंस हैं उसको मैं रेडी हूँ टू कंप्लाई विद। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अप्लाई करते हैं बेल के लिए तो अरेस्ट क्यों किया गया हमें, इस पर जो है आपको जोर देना होगा। और धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी BNSS काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अरेस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आती है कि आप गवाहों को जो है टेम्पर कर रहे हैं, गवाहों को थ्रेट कर रहे हैं, गवाहों को हैरेस कर रहे हैं, एविडेंस को जो है डिसअपियर कर रहे हैं। अगर इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एलिगेशंस, जनरल अवर्मेंट, अरेस्ट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ये कहा गया है द पावर ऑफ अरेस्ट इज़ वन थिंग बट इट्स एक्सरसाइज मस्ट बी सपोर्टेड विथ कोरोबरेटिव एंड रीजंस। अगर कोई कोरोबरेशंस फाइल पे नहीं है या कोई रीजंस जो है फाइल पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में अरेस्ट जो है अपने आप में ही गैरकानूनी होगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा है? सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट है वर्ष 2021 का ये। इसके अलावा एक बात जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो ये भी आप एग्जामिन कीजिए कि क्या ग्राउंड जस्टिफाइड थे या नहीं थे रिगार्डिंग योर अरेस्ट। अगर रूटीन वे में जो है आपको अरेस्ट किया गया है तो आप अरेस्ट को जो है चैलेंज कीजिए। अमूमन क्या इनका ग्राउंड होता है कि साहब ये गवाहों को जो है टेम्पर कर देंगे या ये भाग जाएंगे या ये ऐसा कोई कृत्य कर देंगे जिससे कि केस का जो बुनियाद है वो अफेक्ट हो जाए, जबकि ठोस साक्ष्य फाइल पे होने चाहिए। जब आप भाग ही नहीं रहे हो, कोई आपका ऐसा कॉन्डक्ट फाइल पे नहीं है जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकें कि आपका कॉन्डक्ट जो है गवाहों को प्रभावित करने वाला है या जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें इंटरफेरेंस कॉज करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य आधार या सामान्य तथ्य आपके अरेस्ट का जस्टिफिकेशन का आधार नहीं हो सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये जजमेंट है इसके मार्फत हमने समझा कि जब कभी भी अरेस्ट हो तो किस प्रकार कॉन्टेस्ट करना है और किस प्रकार जो है हमको आगे प्रोसीड करना है। तो जजमेंट का नाम जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, कविता वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश,
जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट का और जिसका डेट है 26 अगस्त 2025। तो जब कभी भी आप इम्प्लीकेट है पीसी एक्ट में, धारा 12 पीसी एक्ट का अगर ऑफेंस है स्पेसिफिकली, और इसके अलावा सेक्शंस लगा दिए गए हैं बीएनएस के या आईपीसी के, विच आर कंसर्न विद चीटिंग, फॉर्जरी, मैनिपुलेशंस, और इसके अतिरिक्त अगर धाराएं जुड़ गई हैं आईटी एक्ट की भी, तो ऐसी स्थिति में जो ये जजमेंट है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जब भी हम बेल पे आर्ग्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कब से आप जेल में हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन की पोजीशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकवरी का पोजीशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका एक्टिव रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपकी एक्चुअल में जो है मिलाभगती क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। अगर आपका रोल ही स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपका नाम एफआईआर में आ गया या किसी ने आपको नामजद कर दिया, गिरफ्तारी आवश्यक है, ये किसी भी सिनेरियो में गिरफ्तारी के जस्टिफिकेशन का बेस नहीं हो सकता। तो जब भी आर्ग्यू करें बेल के ऊपर तो ये विशेष बिंदु है, इसको ध्यान में रखें ताकि आप इफेक्टिव रूप से जो है बेल को प्राप्त कर सकें। एंड आखिरी पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 7, कि जो मोटिव बताया है प्रोसिक्यूशन ने उस पर आपका एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर वो कहते हैं कि आपने ये क्राइम किया, उसका एक फ्लो चार्ट है, तो वो फ्लो चार्ट डिफेक्टिव क्यों है और किस प्रकार आप अपने कॉन्टेंशन के बेसिस पे ये कह सकते हो कि द थ्योरी इम्पोर्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन इज डिफेक्टिव एंड लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो उन आधारों को जो है आप सस्टेन करें विद सपोर्टिंग एंड कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस। अगर कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस फाइल पे नहीं है, या सबमिशंस आपके डिफेक्टिव हैं, या उसमें कोई सार नहीं है, तो जनरल वे में आप जो बेल की लिबर्टी है उसका जो लाभ है प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने टॉपिक को इफेक्टिव रूप से समझाने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।